हेलो गाइज, मैं हूं पूरन देवांगन और स्वागत करता हूं आप सभी का पूरन सर क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 30 प्रमुख सवाल जो हॉस्टल वार्डन में गणित से रिलेटेड आपके सिलेबस दिए गए हैं, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। 30 प्रमुख सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो साथियों, आज के इस खास टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हॉस्टल वार्डन में जो गणित का सिलेबस दिया है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं, सारे चीज़ों का जवाब इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, सबसे पहला सवाल हमारा क्या होने वाला है आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को। तो देखिए, बोलता है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई हमारे 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती? तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता, उसका जवाब हमें देना है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, आइए समझते हैं। तो मेरे पास कोई एक सामान्य सा त्रिभुज है जिसमें एक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। तो मुझे तीसरी भुजा का मान निकालना है। मैं इसका नामकरण कर लेता हूं ए, बी और सी। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब आइए चलते हैं कि बोल रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई जो होगी वो क्या पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। क्या है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं है उसको पूछ रहा है। तो हमारा ये त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं से मिलकर बनता है त्रिभुज। त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजा को आप जोड़ो तो वो तीसरी भुजा से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। क्लियर हुआ बात? क्या कहना चाहता है, मतलब मैं अगर ए बी और बी सी को जोड़ता हूं तो वो त्रिभुज ए सी भुजा से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजाओं को आप घटाते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। मतलब अगर मैं ए बी माइनस बी सी करूं तो वो ए सी से हमेशा क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। मेरे पास 2 कंडीशन आ गए, एक कंडीशन ये, एक दूसरा कंडीशन ये। इस कंडीशन पे मैं जो वैल्यू दिया है उसको पुट करके देखता हूं कि क्या एसी का रेंज हो सकता है। तो देखिए, ए बी और बी सी के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का मान 5 दे रखा है, बी सी का मान 1.5 दे रखा है, ग्रेटर देन होगा ए सी। ओके, तो यहां पर आया ए सी 6.5 ग्रेटर देन ए सी, मतलब ए सी छोटा है 6.5 से, ये कहना चाह रहा है। आगे यहां पर अगर वैल्यू पुटअप करते हैं तो 5 माइनस 1.5 लेस देन ए सी, मतलब यहां 3.5 छोटा है ए सी से, मतलब ए सी का वैल्यू 3.5 से बड़ा। तो ए सी के लिए क्या रेंज डिसाइड हुआ, तो ए सी के लिए हमारा रेंज डिसाइड हुआ, क्या रेंज डिसाइड हुआ कि 3.5 से वो क्या होगा, बड़ा, और 6.5 से वो क्या होगा, छोटा। क्लियर हुआ? 6.5 से क्या होगा, छोटा। तो हमारा जो ये वैल्यू आया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें हम इसको चेक करना है कि ये जो AC का वैल्यू है वो इस रेंज से बाहर तो नहीं है। इस रेंज के बाहर होगा तो हम त्रिभुज बनाना नहीं पाएंगे, बना नहीं सकते। तो इन्होंने कहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, मतलब वो 3.5 से छोटा होगा या 6.5 से बड़ा होगा, तो हम AC रेखा को नहीं खींच पाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे है, जो 3.5 से छोटा हो या 6.5 से बड़ा हो। तो देखिए 3.4 यहां पर दे रखा है, जो कि 3.5 से क्या है जी, छोटा। इनके बीच में जो भी भुजाओं की लंबाई आएगी हम AC का मान उसको डिसाइड कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं सेकंड नंबर पर। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा जो सवाल है वो क्या बोलता है, देखिएगा। एक त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के आंतरिक समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक मतलब इंटरनल बाइसेक्टर 105 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो कोण A का मान क्या होगा। एक हमारे पास त्रिभुज है, इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C, तो इसको मैं मान लेता हूं कोण B, ये वाला कोण B मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं कोण C। उन्होंने कहा है कोण A, एक भुजा तो कोण A होगा ना, क्योंकि 3 भुजा है हमारे पास A B C, तो कोण एक B होगा, कोण C होगा, तो कोण एक तीसरा जो होगा वो A होगा। उन्होंने कहा है कि B और C के आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री है,
तो इनका आंतरिक समद्विभाजक मतलब इंटरनल बाइसेक्टर जो है वो क्या है अपना, यहां से खींचेंगे, ये कोण बी को आधा आधा हिस्से में काट दिया और इधर से कोण सी आधा हिस्से में कटा, तो यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर बना है, कोण समद्विभाजक जो बनेगा अपना, वो हमारा क्या हो जाएगा जी, ये जो कोण बन रहा है यहां पर वो क्या है 105 डिग्री का है, इन्होंने सवाल ने कहा। इसको हम मान लेते हैं ओ बिंदु। यहाँ तक क्लियर है जी। इसका एक थ्योरम होता है कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसके लिए फार्मूला है कि जो कोण का BOC बना, प्रतिच्छेद करने वाले जो कोण है उसका वैल्यू हमारा 90 प्लस कोण A अपॉन क्या होता है 2 होता है। दो कोणों के समद्विभाजक जहां पर भी प्रतिच्छेद करते हैं वह कोण 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का आधा होता है। तो देखिए 90, देखिए कोण BOC ये अपने को दे रखा है 105, ओके जी, ठीक है। ये सब डिग्री डिग्री में होना चाहिए, ये जो ऑप्शन लिखे हैं वो डिग्री डिग्री में है, ऐसा यहां पर डिग्री डिग्री में होगा, ओके जी। देखिए क्या बोलता है, तो ये हो जाएगा अपना 90 प्लस कोण A अपॉन क्या होगा जी 2 होगा। तो 90 इधर 105 से घटेगा तो क्या आएगा जी 15 बराबर कोण A बाई 2। तो कोण A बराबर क्या होगा जी 15 दूनी 30, 15 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। इस तरह से आपका सवाल किए जाएंगे। ये कोण समद्विभाजक वाला थ्योरम है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल को और समझते हैं कि कैसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो सवाल क्रमांक हमारा 3 आ गया, त्रिभुज से ही संबंधित है, समरूप त्रिभुज है। इस बार क्या है जी, समरूप त्रिभुज है PQR और DEF, दो हमारे पास त्रिभुज है समरूप त्रिभुज। किसी चीज को आप ग्राफिकली समझते हैं तो चीजों को आप ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो देखिए अगर मैं बना देता हूं कि एक मेरा त्रिभुज PQ और R है और दूसरा त्रिभुज हमारा DE और F है, ये क्लियर है जी। यहां बोला है इनकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। जो भुजाओं का जो संबंध होता है वो 5:6 है, ओके। यदि PQR का क्षेत्रफल 75 है तो DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, सभी संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक रूप से समान होती है। दूसरा चीज, सभी समरूप त्रिभुज में सभी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल में पूछा है, मतलब क्या कहना चाहता हूं, PQ का वर्ग अपॉन DE का वर्ग इक्वल टू त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा जी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यही होगा। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अब संगत भुजाओं को उन्होंने बता दिया है कि 5 अनुपात क्या है जी 6 है, मतलब ये मान लो 5 है तो ये क्या होगा अनुपातिक रूप से 6 होगा। अनुपातिक रूप से कितना वैल्यू है ये नहीं मालूम अपने को, लेकिन अनुपातिक रूप से 5:6 है। हालांकि देखा जाए तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा। कैसा बड़ा बनेगा भाई, अनुपात रूप में बड़ा है तो वो बड़ा ही बनेगा, तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए इसको हम बड़ा बना देते हैं, ऐसा कुछ ये लीजिए। तो ये DEF हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को मेन कॉन्सेप्ट है DEF। मान लो ये 6 दिया है, ये 5 है और ये 6 है, अनुपातिक रूप से क्या है 5:6 है। तो भुजाओं का जो रेशियो दे रखा है वो 5:6 है। तो भुजाओं के वर्गों का जो अनुपात होता है उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इस वैल्यू को हम पुटअप करते हैं और आंसर लेते हैं। PQ का मान 5 है तो 5 का वर्ग निकल जाएगा, और DE का मान है अपना 6 तो 6 का वर्ग निकल जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा जी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे में हम लिख देंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब ये बताइए यहां पर अपने को कुछ क्षेत्रफल का किसी वैल्यू का मान दिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, वैल्यू का मान दे रखा है। त्रिभुज PQR का मान दे रखा है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर हम रख देंगे 75। तो इसको पहले हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा जी 25 बटे क्या हो जाएगा 36। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दे रखा है 75 और त्रिभुज DEF का वैल्यू को पूछ रहा है, ओके जी। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो आएगा उसको आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 से कम 25, 25 तिया 75, तो त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा हमारा 36 तिया 108। 36 तिया क्या होगा जी 108,
सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर है। तो इस तरह से सवाल आपके किए जाएंगे जब समरूप त्रिभुज में सवाल क्षेत्रफल से रिलेटेड आएगा। तो आइए साथियों अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड। कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में कितने गुनी होती है, 2 गुनी हो जाती है। तो बताइए कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, कितने साल में 3 गुना होगा, उसको पूछ रहा है। इसके लिए हम छोटा सा फार्मूला प्रयोग करते हैं। जब एस आई में क्या हो, 2 बार आपके गुना, जो 2 बार गुना है, 2 बार गुना शब्द अगर दिया है, एक बार गुना शब्द यहां पर दिया, दूसरा बार गुना शब्द यहां पर दिया, तो जब 2 बार गुना शब्द मिलता है तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, एक ट्रिक अपना लेते हैं। क्या ट्रिक है भाई, T2 अपन क्या होगा, T1 इक्वल टू गुना 2 माइनस 1 अपॉन गुना 1 माइनस 1। ओके जी, आइए रख देते हैं T2 अपॉन T1। T2 का वैल्यू क्या है, कितने वर्षों में, इसको पूछा है। दूसरे बार जो समय लिखेगा वो T2 कहलाएगा। T1 क्या है, जो पहले बार समय दिया है, 20 साल दिया है, तो T1 हमारा ये हो जाएगा। ओके जी, तो ये हो जाएगा 20 बराबर में गुना 2, सेकेंड टाइम जो गुना लिखा है उसको हम लिखेंगे तो 3 माइनस 1, और फर्स्ट टाइम गुना लिखा है 2 गुना, तो ये कहाँ पर रखेंगे हम, 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर ले लेते हैं। तो T2 अपॉन क्या होगा 20 इक्वल टू 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 अपॉन 1। तो T2 का जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या होगा, तो T2 इक्वल टू निकल कर आएगा 2/2 गुणित में हो जाएगा 20, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा हमारा वर्ष। तो T2 कितने साल में वो 3 गुना होगी, 40 सालों में वो 3 गुना हो जाएगी। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए साथियों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, पूरे वीडियो में धैर्य से देखते रहिए, समझते रहिए एक एक चीज़ों को। देखिए अगला सवाल आ गया हमारा अनुपात से रिलेटेड। रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर आपके सिलेबस में है, वहां से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए क्या बोलता है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 2:3। इसको लिख लेते हैं एक बार, जो दिया है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:3। आगे बोलता है लड़कों की संख्या में, किसके संख्या में, लड़कों की संख्या में अगर 200 की वृद्धि की जाती है तो यह रेशियो 5:6 हो जाता है। लड़कियों के लड़कियों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आया। किसके संख्या में चेंजेस किया है, लड़कों की संख्या में चेंजेस किया है। तो लड़कों की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर 2x होगा और ये 3x होगा। रेशियो बनाएंगे तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो क्या बनेगा, देखो 2x प्लस का हो जाएगा 200 डिवाइड करेंगे 3x इक्वल टू हो जाएगा 5/6। भाई लड़कियों में 200 जोड़ने बोला, लड़की ज्यों का त्यों है, तो इनका जो रेशियो निकल कर आएगा बॉयज अपॉन गर्ल्स वो होगा 5/6। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6 कट गया। यहाँ पर आगे हल करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x और ये हो जाएगा 400 इक्वल टू x का 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x। 4x को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x इक्वल टू हमारा निकल कर आ रहा है 400। x इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है जी, 400। अब वो चाहता है गर्ल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गर्ल्स की संख्या हमारी कितनी थी, 3x थी, तो गर्ल्स हो जाएगा 3 × 400, दैट मीन्स 1200 गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। तो गर्ल्स की संख्या देखिए ऑप्शन सी में दे रहा है 1200। तो इस तरह से सवाल किए जाएंगे। जल्दी से अपन क्या करते हैं, सामान्य सवाल से थोड़े अलग टाइप के सवाल हम देख रहे हैं, सारे चीज़ों को समझ रहे हैं, एक एक करके सबको सीखेंगे, सबको जानेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा लाभ और हानि से रिलेटेड। बोलता है कि 15 वस्तुओं का सीपी, इसको लागत मूल्य क्या कहते हैं, सीपी, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ये कहना चाहता है कि 15 वस्तु का जो सीपी होगा वो 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो क्यों ना मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो ले लूँ। आइए देखते हैं। तो सीपी अपॉन एसपी अगर करूँगा तो मैं 10/15 लिख सकता हूँ कि नहीं। ये 15 को इधर भेज दिया, एसपी को इधर ले आया। क्लियर है। तो देखिए सीपी हमारा क्या हो रहा है 10 और एसपी हमारा क्या हो रहा है 15। 10 रुपए के सामान को 15 रुपए में बेच दिया, मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मुझे 15 रुपए में बेचा 10 रुपए के सामान को 5 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन वो चाहता है परसेंटेज में पूछना। तो परसेंटेज जो प्रॉफिट है, प्रतिशत जो लाभ है वो होगा 5 रुपए का लाभ कितने में होगा जी, 15 रुपए में कि 10 रुपए में। याद रखिएगा लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी हमारा है 10, क्रय मूल्य पर ही होगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 10 से 5 का गुणा होगा तो 50% हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ऑप्शन सी इस तरीका से आंसर हो जाएंगे। आई होप चीज़ें आपको बराबर से समझ में आ रही है और मज़ा भी आ रहा होगा वीडियो में। आइए चलते हैं, फटाफट से देख रहे हैं सारे सॉल्यूशन।
जल्दी खत्म हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आइए चलते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा त्रिभुज से रिलेटेड फिर। अच्छा, त्रिभुज आपका ज्योमेट्री से मैंने बहुत सारे पोर्शन उठाए हैं, क्योंकि आपके क्षेत्रफल, आयतन और ज्योमेट्री से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकने की संभावना है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि ज्योमेट्रिक पोर्शन से आपके और मेंसुरेशन पोर्शन से सवाल ज़्यादा उठाए हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से सीखने मिल सके। तो आइए साथियों, अगला सवाल है हमारा त्रिभुज ABC में कोण A माइनस कोण B बराबर 15 डिग्री है। कोण A और कोण B को अगर घटाते हैं तो 15 डिग्री मिलता है। सेकेंड नंबर सवाल है कोण B और कोण C को मैं घटाता हूँ तो मुझे 30 डिग्री मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अलावा बोलता है कि कोण C का मान निकालो। तो देखिए यहाँ पर A, B और C तीनों अननोन है, तो जब तीनों अज्ञात राशियां हैं उनको निकालना है तो मुझे मिनिमम 3 समीकरण चाहिए, लेकिन सवाल ने क्या दिया है, 2 ही समीकरण दिया है। तो मुझे एक समीकरण क्या है पहले से पता है। क्या पता है पहले से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा जी? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 होता है। ये तो पहले ही पता है अपने को, तो ये ज्ञात है, अपने को दिया नहीं है लेकिन ज्ञात है पहले से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश का होता है। अब देखिए इसमें मैं क्या करूं कि मुझे ऐसा वैल्यू मिल जाए, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को पहले तो एक जगह लिख लेता हूं समीकरण जैसा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ओके जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा नीचे वाला जो समीकरण है, घटने वाली जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है, माइनस, मतलब चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, माइनस। ओके जी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर बी प्लस माइनस में, यहाँ पर भी बी माइनस में, ए पॉजिटिव में है तो कोण ए माइनस का 2b और प्लस का कोण C बराबर में मुझे मिला माइनस का 15 डिग्री। ये दोनों समीकरण को जब मैं 1 और 2 को घटाया तो मुझे इस प्रकार से आंसर मिला। अब देखिए इन दोनों को घटाने के बाद मुझे एक समीकरण मिल गया, फिर से तीसरा समीकरण। अब ये तीसरा समीकरण है, ये कटु सत्य वाला समीकरण है, चौथा जिसको हमने पहले ही पता है। ठीक है, मैं इन दोनों के साथ क्या करूं कि मेरा b का मान निकल कर आ जाए, ताकि मैं समीकरण 2 के सहारे अगर मान रखूं तो मेरा C का वैल्यू निकल जाए। तो देखिए मैं इन दोनों समीकरण को फिर से क्या करूंगा, देखो मुझे B चाहिए भाई, क्या चाहिए, B चाहिए। तो मैं इन दोनों समीकरण को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। चलिए तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, इस समीकरण क्रमांक 3 को, तो कोण A माइनस का 2b प्लस का कोण C बराबर माइनस का 15 डिग्री। अब मैं माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे A और C को यहाँ से हटाना है ताकि B का वैल्यू निकल जाए। तो मैं माइनस करूंगा तो चिन्ह नीचे वाला समीकरण का बदल जाता है, तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस ये हो गया, प्लस ये हो गया, माइनस हो गया और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, बचा हमारे पास 3 कोण का B और यहाँ पर मुझे क्या मिला, 195। तो कोण B का जो वैल्यू आ रहा है 3 छक्के 18 और 3 पंचे 15, 65 डिग्री कोण B का वैल्यू मिल रहा है। इसको मैं समीकरण 2 पर पुटअप कर देता हूँ और आंसर ले लेता हूँ। तो समीकरण 2 में क्या है, देखो भाई समीकरण 2 में हमारा है कोण B माइनस का कोण C बराबर 30 डिग्री है। कोण B बराबर मैंने पाया 65 को रख दिया, माइनस का कोण C बराबर 30 डिग्री। तो कोण C बराबर मेरा क्या निकल कर आ रहा है प्यारे साथियों, देखिए कोण C बराबर मेरा निकल कर आ रहा है 65 माइनस 30 डिग्री। तो कोण C का वैल्यू क्या निकलेगा, 35 डिग्री। ये हमारा सवाल का जवाब है जी, कोण C का मान 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से सवाल किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मज़ेदार सवाल था। तो आइए साथियों अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, ये अभी रिसेंटली आपके 2024 में एग्जाम हुआ, CSPGCL डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024, उसमें पूछा गया एक बेहतरीन सवाल है। कहाँ से लिया गया है सवाल को, आपके लाभ और हानि चैप्टर से लिया गया है। बोलता है कि 19,200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 30% की डिस्काउंट पर बेचा जाता है। तो मशीन का क्या निकालना है अपने को, SP। तो ये बताइए SP बराबर क्या होता है, MP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। MP और SP क्या है भाई, SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, MP मतलब मार्केटिंग प्राइस। तो क्या क्या दे रखा है, उन्होंने अंकित किया है 19,200, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19,200 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 में कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो, 30% का, तो 30 माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100।
तो हमारा एसपी निकल कर आ जाएगा जी। तो एसपी क्या निकल कर आएगा, 19,200 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 100। 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का कैंसिल हो गया। अब इकाई अंक में जीरो आना तो तय है, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 13 44 जीरो। तो हमारा कितना रुपये आ रहा है, 13,440 रुपये का आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर और समझते हैं कि क्या हो रहा है अगले सवाल में। अगला सवाल है हमारा, ये भी आपका किससे लिया गया है, प्रतिशत नामक चैप्टर से लिया गया, परसेंटेज से लिया गया है। बोल रहा है कि गाजर के मूल्य में 80% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। गाजर का मूल्य जो है वो क्या बढ़ गया, तो देखो गाजर का मूल्य 100 था, वो बढ़ के 180 हो गया। 80% बढ़ जाना मतलब 180 हो जाना। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी खपत को 40% ही कम किया, मतलब पहले 100 खपत हो रहा था, अब वो 60 खपत होने लगा। 40 कम किया मतलब क्या हो गया, खपत होने लगा। तो ये हमारा है मूल्य और ये हमारा है खपत। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है जी, खर्च निकल कर आता है, एक्सपेंडिचर निकल कर आता है। क्या है एक्सपेंडिचर, यहाँ पर मिलेगा अपने को क्या, मूल्य मल्टीप्लाई खपत। तो हमारा पहले कितना खर्चा हो रहा था, इसको देखिए, पहले 100 मूल्य था, 100 खपत कर रहे थे, मतलब हमारा 10,000 का क्या हो रहा था, खपत हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मूल्य में बढ़ोतरी हुई और खपत में हमने कमी किया तो ये हो जाएगा 18 छक्के 108। 10,800 रुपये क्या हो रहा है अपने को अब खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है ना खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कुल व्यय, व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्च। तो यहाँ पर ये बताइए, पहले 10,000 होता था, अब कितना हो रहा है जी, अब हमारा हो रहा है 10,800। मतलब कितने की कमी, कितने की वृद्धि हो गई हमारे खर्च में, 800 की वृद्धि हो गई। अब वो चाहता है इसको परसेंट में निकालना, तो परसेंट वृद्धि निकाल लो भाई। खर्च में परसेंट वृद्धि जो होगी, 800 की वृद्धि होगी, कितने पे हुआ, 10,000 पे हुआ। नीचे हम रखेंगे 10,000 को, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में बदलने के लिए 100% से, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, बचा क्या हमारा सॉल्यूशन के लिए, आंसर में 8% प्रॉफिट, 8% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी खर्च में। तो इस तरह से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। आइए चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ गया हमारा, बढ़िया सा सवाल है, देखिएगा। एक आदमी 16,000 की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपये प्राप्त होता है तो 4% वार्षिक दर पर ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताया है, कुल ब्याज, और अपने को मूलधन बता दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब मूलधन बता दिया, ब्याज भी बता दिया, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं कि एक अप्रॉक्सीमेट हमारा कुल दर क्या लगा। उन्होंने 4% और 5% को मिला के बताया कि 700 रुपये दोनों मिलाकर हमको ब्याज मिल रहा है। तो आइए चलते हैं, हमको मूलधन बताया, मूलधन बताया अपना कितना, मूलधन बताया है 16,000, आर बताया है, इसी को निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, एस आई को भी लिख देता हूँ, एस आई अपने को बताया है 700। तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू 16,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 1। अब समय को हम रखते हैं 1, क्योंकि हमको वार्षिक रूप से गणना करनी है। यहाँ पर 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का कट गया, यहाँ पर 1 जीरो ऊपर का 1 जीरो नीचे का कटा, हमारे पास बचा 70/16। इसको हम 35 बटे क्या लिख सकते हैं, 8। कुल मिलाकर हमको दर पड़ रहा है 35/8। क्लियर है जी। अब इसको आइए देखिए क्या करते हैं। ये जो हमारा 4% का जो धन था और ये जो 5% का धन था, दोनों को जब हमने मिलाया तो 35/8 हो गया। इसको इधर से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 5/8, और इसको इधर से घटाएंगे 4 अट्ठे 32 में 3/8। घटाना ही है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने घटा दिया, तो कुछ इस तरीके से हमारा आ गया वैल्यू। अब हमको इसको रेशियो में निकालना है, तो आएगा 5:3, मतलब 4% वाले का 5 भाग है और 5% वाले का 3 भाग पर लिया गया है। अब वो चाहता है कि 4% वाली दर, जो वार्षिक 4% वाली जो वार्षिक दर है उसकी राशि क्या होगी। तो 4% की दर पर धनराशि निकाल लेते हैं, यही तो अनुपात धनराशि का अनुपात है। तो देखिए हमारे पास 4% के लिए कितना है, 4% का रेशियो 5, नीचे हम रखेंगे 8, कितने का है जी, 16,000 का, क्योंकि मूलधन हमारे पास क्या है, 16,000 है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2000 बार में कट जाएगा। 2000 गुणित 10 कितना हो जाएगा साथियों,
10,000 रुपये 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि होगी। तो देखिए 10,000 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर है। तो इस तरह से सवाल किए जाएंगे, जल्दी से किए जाएंगे और मजा आ रहा होगा तो वीडियो लाइक जरूर करिए। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, समय दूरी से लिया गया टॉपिक है, मजा आने वाला है। चलिए चलते हैं। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। 50 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 8 घंटे में तय किया। इनमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलकर, कैसे चला है जी, पैदल, उसकी चाल क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, और कुछ हिस्सा साइकिल द्वारा चला है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। क्या बोल रहा है वो, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक बात है, ओके जी, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की है, ये सवाल पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाते हैं, कैसे उड़ाएंगे इसको जल्दी से। यहां पर बोल रहा है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय हुआ कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो मैं मान लेता हूं पैदल का समय जो है वो x आवर है, और साइकिल के लिए समय जो लगेगा वो मिलेगा मुझे x। टोटल तो 8 घंटे है, तो 8 माइनस x, जो बचे हुए समय होंगे वो साइकिल के लिए होगा, है ना भाई। तो चलिए आगे देखते हैं। 50 किलोमीटर चलना है, मैं x की किस चाल से जा रहा हूँ, 4 चाल से जा रहा हूँ, x घंटे लग रहा है, प्लस 10 चाल से गया तो 8 माइनस x घंटे लगा। तो दोनों मिलाकर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी होगा। तो दूरी बराबर दूरी, दोनों पक्ष में वही दूरी तो तय होना है 50 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू मिला हमको 4x प्लस 80 माइनस का 10x, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 30 बराबर 6x, माइनस माइनस आएगा, दोनों पक्ष में कट जाएगा। तो x इक्वल टू अपने को मिलेगा 5, x इक्वल टू क्या मिला जी, 5। अब देखिए x का मान हमारा 5 आ गया, मतलब पैदल कितने घंटे चलता है, 5 घंटे चलता है। तो पैदल की दूरी क्या होगी, यहाँ इधर लिख देता हूँ पैदल की दूरी। देखिए भाई पैदल की दूरी क्या होगी, पैदल की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। देखिए सभी एग्जाम हॉल में आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप सब चीज को आपको सब चीज पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। चाल कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होगा। तो दूरी निकाल रहे हैं, चाल गुणा समय। क्या चाल है पैदल वाले की 4, समय कितना लगता है 5, तो कितने घंटे कितने किलोमीटर चलेगा पैदल से, 20 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सवाल हम जल्दी से कर लेंगे, और ऐसे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो चलिए साथियों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आ गया हमारा फिर से अनुपात और समानुपात का। यहाँ से सवाल अवश्य पूछेगा, इस टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। बोल रहा है, और देखिए अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में सन 2024 में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया है G/H, 2 क्या दिया 3, और H/J, मतलब 2 अनुपात क्या दिया है, J को 5। हमने जो मीडिएटर पाया H, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके रेशियो का संबंध निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। G/J का जो रेशियो आया कंप्लीट रूप से 4:6:15। लेकिन वो ऐसा नहीं पूछ रहा है, वो चाहता है 2G निकालो। क्या निकालना है जी, 2G निकालो, 2H निकालो, और J को ज्यों का त्यों रखो। तो G का वैल्यू क्या है 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा जी 8। 2 मल्टीप्लाई H का वैल्यू क्या आया 6, और J का वैल्यू ज्यों का त्यों 15 ले लेना है। हमारा क्या आ जाएगा 2 चौक 8, 6 दूनी 12 और 15 ज्यों का त्यों। 8, 12 और 15 का जो हमारा रेशियो होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आसानी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से बड़े बदलाव कर देते हैं जिसकी वजह से हमको दिक्कत आती है। तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर होना चाहिए। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की। बेहतरीन सवाल, सबसे ज़्यादा अभी आजकल ट्रेंड में चल रहा है, सारे एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सवाल बनने वाले हैं, तो इस टाइप को आप ध्यान से देखिए, समझिए, बढ़िया मजा आने वाला है। तो देखिए क्या बोलता है, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 10 मिनट जल्दी और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यहां पर लिखा है आपका 10 मिनट जल्दी, यहां लिखा है 10 मिनट जल्दी, और यहां पर लिखा है आपका 10 मिनट देरी। चाल एक निश्चित होगा, चाल निश्चित है, उसके अनुसार अगर 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से गया तो जल्दी पहुंच गया, और 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से गया तो 10 मिनट लेट से पहुंचा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्कूल से घर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्कूल से घर की दूरी जो है वो क्या होगी, आइए निकालते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय।
दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुणा समय। लेकिन हम दूरी को अगर हमारा देरी पहले देरी दिया जाता है तो उस कंडीशन में जल्दी से हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू क्या करेंगे, डेल टी। डेल टी मतलब टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है उसको बोलते हैं। तो S1 का वैल्यू क्या है हमारा, ये है S1 और ये है हमारा S2। ओके जी, तो रख देते हैं वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3, फिर 4 में हम क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे और समय को देखेंगे समय का डिफरेंस क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 10 मिनट जल्दी, जो भी एक निश्चित टाइम है उसमें 10 मिनट जल्दी और एक निश्चित टाइम है उसमें 10 मिनट देरी, मतलब हमारे पास क्या है, 20 मिनट का डिफरेंस है। इसको हम 60 से भाग करके आवर में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो किलोमीटर पर आवर जो होगा, आवर कटेगा और किलोमीटर पर आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से इसका सवाल का जो जवाब होगा, आंसर होगा, वो कैसे होगा। इसको हम हल करेंगे तो 20 एकम 20, 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो हमारा क्या बच जाएगा, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल किए जाएंगे। बढ़िया सवाल था, मजेदार सवाल था। आइए अगले सवाल को समझते हैं क्या है। अगला जो सवाल है हमारा वो बढ़िया सा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर सन 2024 एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा जा चुका है। बोल रहा है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 6 गुनी है। त्रिज्या की कितनी गुनी है जी, 6 गुनी है। मतलब h इक्वल टू बता रहा है 6r और r इक्वल टू अपने को बता रखा है, r इक्वल टू अपने को बता रखा है 17.5, r इक्वल टू 17.5 बता रखा है। तो हम h इक्वल टू क्या पाएंगे जी, 17.5 मल्टीप्लाई 6। बोल रहा है कि उस शंकु की जो ऊंचाई होगी त्रिज्या की 6 गुनी होगी। तो त्रिज्या हमको दे रखा है 17.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। h का जो वैल्यू आएगा 6 पंचे 30 का 0, 6 सत्ते 42 और 3 45 की 5 हासिल आया 4, 6 कम 6 और 4 10, 105 आएगा हमारा फाइनल आंसर। 17.5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 सेंटीमीटर का ऊंचाई निकल कर आएगा। अब वो बोलता है कि इस शंकु का क्या निकालना है, आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 और आर का वैल्यू हम रखेंगे 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है 105। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। आइए चलते हैं, इसमें 10 लगा देंगे 0, इसमें एक 0 लग जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव को हम हटाकर हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 21 के पहाड़े से कोई कटेगा क्या, बिल्कुल काट लेते हैं एक बार, जो कटता है जिससे। देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी और 5 एकम 21, 7 या 21 कट गया। ठीक है, अब और कट रहा है क्या किसी से, 2 पंचे 10 और 2 11, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 पंचे 25। तो 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 175 डिवाइडेड बाई क्या है जी 2, ये 2 नीचे बचा था। इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना वैल्यू मिलेगा 33,687.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको गुणा ही करना था, जल्दी से गुणा करके हम आंसर ले लेंगे। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये फार्मूला में क्या है और ये अपना h इक्वल टू आर का रिलेशन बताया वो क्या है, ये अपने को पहले निकालना पड़ेगा, आफ्टर देन इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरह से सवाल आपके किए जाएंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या बोलता है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कितना मिनट रुकता है, 6 मिनट रुकता है। और बताएं 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। प्रत्येक 7 किलोमीटर पर 6 मिनट रुकता है और उसकी चाल है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर वो नहीं रुकेगा तो कितना चलेगा। तो बिना रुके, यहां पर लिख लेंगे हम, बिना रुके समय। अगर नहीं रुकता तो उसका समय क्या निकल कर आता, नहीं रुकता तो उसका समय जो है वो निकल कर आता 90। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 5 घंटे। लेकिन वो हर 7 किलोमीटर पर क्या करता है, रुकता है। हमको चलना है 90 किलोमीटर। तो
रुकने का समय निकाल लेते हैं। रुकने का समय क्या होगा, 90 को हम भाग देंगे 7 से और केवल भागफल लेंगे, क्योंकि अगर लास्ट में ऐसा होगा कि जहां तक 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा 6-6 मिनट रेस्ट, जहां लास्ट में 7 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा वहां रेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर देखिए 7 एकम 7, 20 बचा, 7 दूनी 14, मतलब हमको 90 किलोमीटर में 6-6 घंटा है, तो ये 12 स्लॉट बनेंगे 7-7 मिनट के, और सॉरी 7 मिनट बोलता हूँ, 12 स्लॉट बनेंगे 7-7 मीटर के, 7-7 सॉरी किलोमीटर के, 7-7 किलोमीटर के 12 स्लॉट बनेगा। एक स्लॉट का वैल्यू निकल कर आता है 6 मिनट रुकने का टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 12 छक्के 72 मिनट रुकेगा वो। क्लियर है। 5 घंटे बिना रुके चला और रुक के चला तो 72 घंटे ज़्यादा लगा, मतलब कुल समय हमको क्या मिल जाएगा, कुल समय हमको मिल जाएगा, ये देखिए 5 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 12 मिनट, यही कर सकते हैं हम, क्योंकि 72 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे 60 मिनट का हो गया, 12 मिनट बच गए वो आपके मिनट में हो गए, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 घंटे और कितना मिनट, 12 मिनट का समय लगेगा। तो 6 घंटे 12 मिनट का जो समय लगेगा ऑप्शन पर कहाँ है, ऑप्शन बी पर है। तो इस तरह से सवाल आपके बढ़िया से सवाल, आपको एक से एक अच्छे सवाल रखे गए हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, वीडियो लाइक करिए अच्छा लग रहा है तो चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा बेहतरीन सवालों में से एक, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपके परसेंटेज चैप्टर से यहाँ से सवाल बहुत तायत रूप में आता है। बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल की खपत कितने % कमी कर दे ताकि उसका व्यय क्या हो, पहले जैसा हो। पहले जैसा रहे मतलब व्यय में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो हमारा व्यय इक्वल टू क्या होता है, इसी को खर्च बोलते हैं। बहुत लोग व्यय और खर्च में क्या रहते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करवाते हैं। तो व्यय ही एक्सपेंडिचर है, खर्च ही एक्सपेंडिचर है। तो व्यय बराबर क्या होता है, मूल्य मल्टीप्लाई क्या होता है, खपत, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो और कितना उसका रेट चल रहा है। ठीक है, तो देखो मूल्य बढ़ा तो खपत कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो स्थिर रखने के लिए मूल्य और खपत का संबंध क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब कहने का तात्पर्य, अगर मेरा मूल्य क्या है जी 100 है, वो क्या हो गया बढ़ के 125 हो गया, तो इसी का रेशियो को मैं क्या कर दूंगा, पलट दूंगा। तो पलटूंगा तो क्या आएगा, अच्छा इसको रेशियो में बनाना है तो रेशियो में बना सकते हो। 25 से कटेगा, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 4 रेशियो क्या आया 5, मतलब पहले वाले मूल्य और नए वाले मूल्य में 4:5 का रेशियो आया। अब हमारा खपत क्या होगा, खपत इसी को पलट दो तो ये हो जाएगा 5:4, मतलब पहले 5 खपत होता था अब 4 खपत हो रहा है। खपत में कमी आई कि नहीं, तो कमी आई, 1 की कमी आई। वो चाहता है इस खपत को परसेंटेज में निकाल के बताओ, तो हम निकाल लेंगे परसेंटेज कमी। तो ये बताइए परसेंटेज कमी कैसे निकलेगा, कमी जितना है उसको ऊपर रखेंगे, कितने में कमी है उसको देख लेंगे, कितने में कमी है जी 5 में कमी है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 और परसेंट में बदलने के लिए हम रख देंगे 100% से मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 5 बीस 100, 20 एकम 20, 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सवाल इजीली तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत लोगों से बनता नहीं है। तो ऐसे सवाल को आप जरूर करके जाइए एग्जाम में। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है फिर से आगे बेहतरीन सवाल आपके जियोमेट्री से। क्या बोलता है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज क्या है हमारा ABC है, एक त्रिभुज ABC में क्या बातें हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। एक त्रिभुज है ABC में माध्यिका BE और माध्यिका BE बिंदु E पर काटती है। तो ABC ले लेते हैं। बोल रहा है कि माध्यिका जो BE है वो E पर काटती है, B से लेकर E। माध्यिका क्या होता है भाई, इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, क्योंकि माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका भुजा के आधा से शीर्ष पर, सम्मुख शीर्ष पर खींची गई रेखा को कहते हैं। ये AC भुजा है ना, इसके आधे से क्या करेंगे, सम्मुख शीर्ष पर एक रेखा खींचेंगे, तो ये जो रेखा कहलाएगी वो हमारी माध्यिका रेखा होती है। बोल रहा है कि AC को माध्यिका BE, AC रेखा को माध्यिका जो BE है वो बिंदु E पर, अच्छा बिंदु G पर काटती है, अच्छा E पर काटती है, ये काट दिया AC को, ठीक है। बोल रहा है कि यदि BG बराबर 12 है जहां G केंद्रक है, देखो कंफ्यूजन कराने के लिए क्या बोला है BG, अब BG तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आगे बोला है कि BG क्या है, केंद्रक है। केंद्रक किसे कहते हैं भाई, तो जो हम माध्यिका को मिलाते हैं सभी माध्यिका को एक दूसरे से, तो जो हमारा केंद्रक बनता है, जो हमारा
सेंटर पॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं केंद्रक, मतलब ये वाला बिंदु केंद्रक है, इसका नाम दिया है जी। अगर बीजी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है बीई का, टोटल बीई का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका जो होता है वो क्या होता है, केंद्रक से 2:1 पर विभाजित होता है। 2 किधर से होता है, आपके शीर्ष से, और 1 किधर होता है, आपके आधार से। क्लियर है? आइए चलते हैं। शीर्ष से 2 मतलब ये अनुपात 2 है, ये अनुपात 1। अगर यहाँ बीई रेखा से देखें तो ये अनुपात 2 है, ये अनुपात 1 है। ओके जी, समझते हैं। चलिए, यहाँ पर 2 होगा अनुपातिक रूप से, यहाँ पर 2 होगा अनुपातिक रूप से, यहाँ पर अनुपातिक रूप से 2, यहाँ पर अनुपातिक रूप से 1। अनुपातिक रूप से इसका वैल्यू अपने को दे रखा है 12, 2 अनुपात का वैल्यू दे रखा है 12, मतलब 2x इक्वल टू दे रखा है 12। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 6। यहाँ तक क्लियर? x इक्वल टू आया 6, वो चाहता है बीई। तो बीई जो रेखा है मेरा पूरा का पूरा 3 भाग में बटा है, 2 भाग सामने और 1 भाग नीचे इधर। तो 2 और 1 3 भाग हो गया, 1 भाग का मान है 6, तो बीई टोटल निकल कर आएगा 3 छक्के 18। ये एकदम लेटेस्ट सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 18 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप साथियों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए साथियों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है। कोई भी एक कक्षा है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी, 200 है। 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर दोनों शब्द छूट गया है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दोनों खेल खेलते हैं। दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। आइए इसको बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूँ आपको कि हमारे पास 2 अलग अलग फील्ड है, एक है क्रिकेट का फील्ड और दूसरा है फुटबॉल का फील्ड। ये है हमारा फुटबॉल। ये बताइए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी जो इंडिविजुअल देखा जाए तो 60% विद्यार्थी क्या है, क्रिकेट खेलते हैं। तो 60% क्रिकेट खेलेंगे और दोनों कितने खेलते हैं, 10%। तो हम यहाँ पर 10% रख देंगे तो केवल और केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट होंगे, 50% होंगे। आगे चलते हैं, फुटबॉल कितने परसेंट बताया है, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। तो 10% यहाँ हो गया, यहाँ पर 20% होगा, तभी तो फुटबॉल के अंदर 30% हो जाएगा टोटल मिलाकर। तो ये बताइए, हमको बोला है कि कुछ नहीं करने वाले, मतलब क्रिकेट भी नहीं खेलता है और फुटबॉल भी नहीं खेलता है। तो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलने वालों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो ये बताइए, क्रिकेट और फुटबॉल या दोनों कोई कितने लोग, कितने परसेंट लोग खेल रहे हैं। तो 50, 10 और 20 सबको जोड़ दोगे तो 80% कहीं ना कहीं खेल खेल रहे हैं। कोई ना कोई खेल खेल रहा है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि जो नहीं खेलता उसको, तो नहीं खेल रहा है 20% लोग। अब कितने लोग नहीं खेले भाई, हमारे पास डाटा है 200, कुल है 200, जिसमें से 20% लोग नहीं खेल रहे हैं, मतलब हमारे पास कितने आंसर आ जाएंगे, 40 आंसर आ जाएंगे। ये ऑप्शन सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपने पास कितने परसेंट लोग नहीं खेल रहे हैं, 20% लोग नहीं खेल रहे हैं। सवाल है 200 संख्यात्मक मान में है, तो 20% 200 का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से सवाल किए जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल है हमारा, फिर से ज्योमेट्री आ गया, बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी और सी डी रेखाएं क्या है, समांतर है, और ए बी रेखा ए सी का क्या है, लंब है। उल्टा टी मतलब होता है लंब। तो y का मान पूछ रहा है, इस y के मान को पूछा जा रहा है। तो ये बताइए, ये y का मान जो होगा वो क्या होगा। ये y का मान देखा जाए, ए बी और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। ए बी और सी डी पैरेलल बताया ना इन्होंने, यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल बताया है। तो ये जो रेखा होगी हमारी, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि कोण 65, मतलब 65 डिग्री का जो वैल्यू होगा हमारा, वो y + 28 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा, आइए लिख देता हूं।
कैसे होगा? एकांतर आंतरिक कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एकांतर आंतरिक कोण, अल्टरनेट इंटरनल एंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अल्टरनेट इंटरनल एंगल, एकांतर आंतरिक कोण। तो y का जो वैल्यू मिलेगा मुझे वो हो जाएगा 65 माइनस 28। तो 15 में 8 जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 में 3 गया तो 3 हो जाएगा। तो 37% y का क्या हो रहा है? वैल्यू हो रहा है। तो 37% देखो ऑप्शन है, ऑप्शन बी पर है। तो इस तरह से सवाल आपके इजीली तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो कि देखने पे लगता है बहुत कठिन है, लेकिन जब सॉल्यूशन करना शुरू करोगे, इसके जो गुणधर्म है, कोई दो समांतर रेखाओं को एक रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, देखिए अगले सवाल में फिर से हमने ज्योमेट्री के एक बेहतरीन सवाल लिए हैं। आइए, त्रिभुज पर आधारित सवाल है, देखते हैं क्या बोलता है। त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिकाएं, माध्यिका से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए माध्यिका से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। तो माध्यिका बोल रहा है, माध्यिका का गुण क्या है? माध्यिका एक, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि कोई भी हमारे पास त्रिभुज है जिसमें हम भुजा के आधा से क्या करते हैं? शीर्ष पर एक लंब रेखा खींचते हैं, सॉरी, भुजा के आधा से शीर्ष को क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो जो मिलाएंगे तो ये रेखा क्या कहलाएगी? हमारी माध्यिका रेखा कहलाएगी। ओके जी। आगे बोलता है सभी माध्यिकाओं को मिलाया गया क्योंकि एडी, बीई और सीएफ बताया गया जो बिंदु जी पर मिलते हैं। तो ठीक है, जी पर मिला देते हैं भाई, ये मिला दिए और ये मिला दिए। ओके जी, यहां तक क्लियर। अब देखिए बोल रहा है कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें एबीसी नामकरण कर लेते हैं एबीसी। बोल रहा है कि एडी मतलब ए से लेकर जो बीसी पर रेखा खिंचाए एडी रेखा होगी, सीएफ और बीई, बीई रेखा ये होगी और सी से लेकर एफ तक रेखा ये होगी। अंडरस्टूड। अब चलिए क्या बोलता है, देखिए बोल रहा है बिंदु जी पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है भाई, काट दिया, तो इसको काटा है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक कहा जाता है। जब माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं तो जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ओके जी, ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि शीर्ष लंब एक दूसरे को काटता है, शीर्ष लंब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र। उसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र। जब माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, यदि देखिए क्या बोलता है, तदनुसार यदि एबीसी का क्षेत्रफल 60 है, एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? 60 है, तो चतुर्भुज बीडीजीएफ, बीडीजीएफ बी से लेकर डी, अच्छा इसको अलग से पेन से डिनोट कर देता हूं, बी से लेकर डी और डी से लेकर जी और जी से लेकर एफ और एफ से लेकर बी तक के जो क्षेत्रफल है उनको पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा माध्यिकाएं जो है, तीनों माध्यिका को मिलाते हैं तो जो त्रिभुज है वो समान 6 भागों में कट जाता है। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6, ये 6 बराबर भागों में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपने को क्या बोल रहा है? इन दोनों हिस्से का पूछ रहा है, तो 6 भाग में से 2 भाग को निकालना है अपने को। क्लियर है? आइए, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि चतुर्भुज जो होगा, चतुर्भुज बी डी जी एफ का जो क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो किस अनुपात में होगा? उसका अनुपात होगा 2:6, क्योंकि बी डी जी एफ जो है वो 2 त्रिभुज को लेकर बनाया गया है। तो 2 त्रिभुज को लेकर बनाएंगे तो उसमें हम 2 अनुपात होगा। अनुपातिक रूप से देखा जाए तो टोटल 6 है, जिसमें से 2 हिस्सा बी डी जी एफ का है, तो 2 हिस्सा बी डी जी एफ को दे दिए और 6 हिस्सा हमने एबीसी के लिए ले लिया, क्योंकि टोटल 6 भाग में टूटा है वो बराबर भागों में, तो वहां से 2 भाग में, तो ये आंसर आएगा अपना 1/3। यहाँ तक क्लियर। अब वो बोलता है यदि एबीसी का क्षेत्रफल 60 है तो हम चतुर्भुज का निकाल लेते हैं, तो इसका मान निकाल लेते हैं जी। तो ये हो जाएगा चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल बटे क्या होगा? अपना 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? 60 कर लेंगे और इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। इक्वल टू होगा 1/3, 3 से काटेंगे क्या, कितने बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। तो चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल क्या निकल कर आया जी? 20 से कम 20 निकल कर आया।
ये 20 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 20 एकम 20 ही तो होगा ना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। देखो ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये माध्यिका वाला। तो ऐसे सवाल आप बिल्कुल करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। तो चलिए साथियों अगला सवाल को समझते हैं। आइए बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज से लिया गया। क्या बोलता है कि एक्स वाई जेड और पी क्यू आर इन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः क्या है। यहाँ पर है इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि पी क्यू इक्वल टू, अगर हमारे पास 4 है तो एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको पूछी जा रही है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, कॉन्सेप्ट दो चीज होता है, संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, अनुपातिक रूप से बराबर, और संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि पी क्यू का वर्ग बटे एक्स वाई का वर्ग बराबर त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अपॉन क्या होगा, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। बातें क्लियर हुई। तो पी क्यू का वैल्यू अपने को क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 का वर्ग रख लेते हैं। एक्स वाई का वर्ग अपने को निकालना है। त्रिभुज पी क्यू आर का वैल्यू क्या दे रखा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 25, और त्रिभुज एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या दे रखा है, 100। यहाँ तक क्लियर। इसको हमने पुटअप कर दिया और देखते हैं क्या निकलता है। तो सॉल्व कर लेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो यहाँ पर ये हटेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का वर्ग 16 बटे एक्स वाई का वर्ग बराबर 1/4। अगर इसको हल करना चाहें तो एक्स वाई का वर्ग बराबर क्या मिलेगा, 16 चौक, 16 का 4 से गुणा होगा तो 16 चौक 64। अब दोनों पक्ष में हम क्या लगा देते हैं, रूट। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, 8। मतलब एक्स वाई भुजा है, इस वैल्यू का मान क्या निकलेगा, 8 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए साथियों अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए क्या है अगला सवाल। अगला सवाल में देखिए एक बढ़िया सा डायग्राम आ गया। चलिए ये है वृत्त से संबंधित टॉपिक जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज कोण ए ई बी, कोण ए ई और बी, मतलब इस कोण के बारे में बात हो रहा है। ये जो कोण है हमारा वो कितना डिग्री का है, वो बताया 115 डिग्री का है ये, तो ये 115 डिग्री हो जाएगा। ओके जी। आगे बोलता है तो कोण ए सी बी तथा ए डी बी का योग ज्ञात करो। मतलब इन दोनों कोण का अपने को क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि किसी भी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। दैट मीन्स अगर मैं ए ई बी सी को लूँ, चक्री चतुर्भुज क्या लेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या लिखूं मैं, ए ई बी सी में कोण ई प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180। तो कोण ई का वैल्यू दिया है 115 प्लस कोण सी का वैल्यू मेरे पास दोनों मिलाकर 180 है। तो कोण सी का वैल्यू मैं 180 माइनस 15 करके ले सकता हूँ, 115 करके। तो कोण सी का वैल्यू मेरा मिलेगा 65। कितना मिलेगा जी, 65। कोण सी का वैल्यू मुझे आया 65, तो कोण डी का भी वैल्यू क्या होगा, 65। क्योंकि यहाँ से ए ई बी डी पर बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब ध्यान से सुनिए, किसी भी एक जीवा पर, किसी भी एक कॉर्ड पर एक ही ओर बनाया गया जो कोण होता है वो समान होता है। मतलब कोण सी बराबर कोण डी है। यहाँ पर क्या है, कोण सी बराबर कोण डी है। तो दोनों 65 डिग्री आया है और दोनों को जोड़कर पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री मिल जाएगा। आंसर देखो 130, ऑप्शन बी। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में देखने पे बहुत कठिन लगता है लेकिन है बहुत सरल। तो चलिए साथियों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या बोलता है कि एक बाह्य बिंदु P जो वृत्त के दो केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक वृत्त है, उससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक 13 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस वाला कोई एक बिंदु बना देते हैं। इस बिंदु का नाम है P। बोलता है कितने सेंटीमीटर की दूरी है, 13 सेंटीमीटर की। कहाँ से जी, केंद्र से। केंद्र से 13 सेंटीमीटर, केंद्र बना लेते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल कर आ रही है हमारी, वो है कितना सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का। इस बिंदु का नाम है हमारा P। आगे बोलता है एक केंद्र O वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो ये बताइए, यहाँ से मैं त्रिज्या खींचूंगा तो ये त्रिज्या होगा। ये केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु का नाम दिया है O। ठीक है जी। अब बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR है।
तो दो स्पर्श रेखाएं क्या क्या होंगी, पी क्यू और पी आर होंगी। इसको मैं बाद में बनाऊंगा। मुझे ये पता है कि त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। पहले मैं बना लेता हूँ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मैं कैसे बनाऊंगा, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। ये है हमारा जो वृत्त के बाहरी हिस्से से छूते हुए निकले। ठीक है जी। अगला दो स्पर्श रेखा बोला है तो इधर से भी एक नीचे से खिंचाएगा। दो स्पर्श रेखाएं क्या हुई है, कहाँ कहाँ, दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू, तो यहाँ पर तो पी फिक्स है, ये है हमारा क्यू मान लेते हैं और ये हमारा आर मान लेते हैं जी। तो ये मान लो स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी त्रिज्या 5 कहलाएगी। यहाँ से यहाँ ये हमारा मान लेते हैं स्पर्श बिंदु नीचे साइड में आर जो है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी तो त्रिज्या ही होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि केंद्र से खींच रहे हैं हम परिधि पर रेखाएं, तो वो सारे चीज़ क्या होते हैं, अपने त्रिज्या कहलाते हैं। ये हमारा टोटल वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये बताइए ट्रिपलेट रूल लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। कैसे, स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींची गई रेखा क्या होती है, इस लंबवत रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, लंबवत। मतलब ये जो आपका ओ पी क्यू है उसमें हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 5 है 13 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू पी 12 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट रूल होता है। अगर ट्रिपलेट रूल नहीं लगाएंगे तो आप समकोण पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे में भी क्या होगा, या 12 होगा, क्योंकि 5 12 और 13 का नीचे भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब पी क्यू ओ आर जो हमारा चतुर्भुज है, पी क्यू ओ आर, वो दो समकोण त्रिभुज में बटा हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो ये बताइए त्रिभुज पी क्यू ओ का क्षेत्रफल क्या निकलेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार मैं अगर 5 को मानता हूं तो ऊंचाई मेरा 12 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजाएं तो कर्ण रेखा होती है ना, हमने कहा आधार गुणित ऊंचाई। अब ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ रहा है 30, इसका भी क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 30। तो टोटल जो चतुर्भुज निकलेगा 30 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 60। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इस तरीके से सवाल किए जाएंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, देखिए एलसीएम एचसीएफ से सारे चैप्टर से सवाल लिए गए हैं, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, एक एक करके सारा चीज़ों को देखिए। बोल रहा है 3 अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइटें 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती हैं। यदि ये 10:15 पर बदलती है तो अगली बार वे कब बदलेंगी। तो हम क्या करेंगे, 24, 36 और 54 का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे पहले भाग दे देते हैं इसको 3 से कर सकते हैं। 3 8 24, 3 12 36 और 3 1 3 और 3 8 18 3 54 होता है ना। फिर से 3 कैसे कर सकते हैं हम, 8 तो जाएगा नहीं, 3 चौक 12 और 3 छक्के 18। फिर हम क्या कर लेते हैं, 2 का प्रयोग कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी और 2 तिया। फिर से हम 2 का प्रयोग कर लेते हैं, 2 दूनी 2 एक कम और तिया। अब यहाँ पर और कोई 2 अंक है नहीं तो हम एलसीएम यहीं से ले लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, 3 × 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 3 2 बार, फिर से 2 बार, फिर 2 और 3 एक बार, 2 बार 2 बार और 2 और 3 एक एक बार। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 तिया 216। अब सेकंड में आएगा, ये किस पे आएगा जी, सेकंड। क्यों सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सेकंड के अंतराल पर बसती है। तो 216 सेकंड के गैप में बसता है, मतलब 216 को मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 60 से भाग दूंगा, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा 240, तो 6 तिया 18, मतलब 3 मिनट और कितना सेकंड होगा जी, 36 सेकंड। 3 मिनट और 36 सेकंड। पूर्ण भाग मत देना, जो बचा है वो सेकंड में होगा। अगर पूर्ण भाग दे दोगे तो सारा चीज़ मिनट में आ जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन घंटे मिनट और सेकंड पर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 मिनट 36 सेकंड को किस पर जोड़ देंगे, 10:15 पर। तो ये हो जाएगा 3 मिनट, मिनट से जुड़ेगा और यहाँ कुछ नहीं था, मतलब 0 0 था, तो इसको 36 सेकंड जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल 36 18 और यहाँ पर 10:18 36 सेकंड। देखो कहाँ पर है, 10:18 36 सेकंड के अंतराल पर वो बजते रहेंगी। क्लियर हो रहा है। तो चलिए साथियों अगले सवाल को समझते हैं। अब लगभग एंडिंग पॉइंट पे है, 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पूरा सवाल देख कर जाइए, समझिए। सवाल बढ़िया है, मसा से लिया गया है। ये डेसिमल नंबर वाले जो सवाल होते हैं मसा लसा निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मसा से आपको निकालना है पॉइंट का 36। आप इसको एक बार लिख लीजिए, क्या है कैसा है देख लीजिए, क्या करना है उसको भी समझ लीजिए। हमको क्या करना रहता है, दशमलव के बाद जो दिए गए अंक है उसको बराबर करना होता है। तो दशमलव के बाद जो दिया गया अंक है, इसमें 2 अंक है और इसमें एक ही अंक है, इसमें भी 1 अंक है, तो इसमें हम पीछे 0 लगाकर 2-2 अंक इनको बना लेंगे। सभी को 2-2 अंक बना लिए दशमलव के बाद। इसके बाद हमको क्या करना है, आइए, इसके बाद दशमलव हटाना है तो नीचे आएगा 100,
दशमलव हटाना है नीचे आएगा 100 और दशमलव हटाना है नीचे आएगा 100। एग्जैक्ट उत्तर निकालना है तो ये करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा 36/100, ये हो जाएगा 120/100 और ये हो जाएगा हमारा 480/100। अब इसका मुझे, अब देखो भिन्न संख्या का म सा निकालना, फ्रैक्शन का ल सा म सा निकालना, तो क्या करते हैं हम ऊपर वाले का हम निकालेंगे जो पूछा है, क्या पूछा है म सा, तो हम ऊपर वाले का निकालेंगे म सा और नीचे वाले का निकालेंगे हम ल सा। यही जो आएगा वही आंसर होगा हमारा। तो चलिए 36, 120 और 480 का निकाल लेते हैं म सा। तो ये बताइए बड़े संख्या को म सा निकालते हैं, बड़े संख्या को छोटे संख्या से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 36 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा छोटा अगर डिवाइड करते नहीं बनेगा तो आप छोटे अंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। 36 से कम 36, यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 12, 120, ठीक है। 36 दिया 108, हमारे पास बचा कितना 12, 12 से भाग देंगे अब फिर से 36 को, 12 दिया 36, किससे कंप्लीट डिवाइड हुआ 12 से, मतलब 36 और 480 का एलसीएम 12 है। हमारे पास एक और बच गया था 120, तो इसको बड़े संख्या को छोटे संख्या से डिवाइड करेंगे, 12 दहम 120, कंप्लीट रूप से कटा किससे 12 से, तो मतलब हमारा म सा जो आएगा वो 12 और ल सा याद रखिएगा समान संख्याओं का ल सा हमेशा क्या होता है, समान ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100। जब मैं 12 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा जी, दशमलव का 1 2, दशमलव का 1 2, देखिए आंसर ऑप्शन ए पर लिखा है। तो इस तरह से हम एलसीएम एचसीएफ के डेसिमल नंबर वाले सवाल को करते हैं। ध्यान रखना कि दशमलव के बाद दिए गए अंक क्या कर लेंगे, आप बराबर कर लेंगे, फिर हल करिए, आसानी से आंसर आपका निकल जाएगा। आइए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए एक बहुत बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम में रिपीटेड सवाल है, आ सकते हैं ऐसे सवाल। इसमें एक त्रिभुज भी बनता है और एक चतुर्भुज वाला भी है। तो हमने चतुर्भुज वाले कॉन्सेप्ट को देखा, त्रिभुज वाला भी मिल सकता है। 4-3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। चारों वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को अपने को निकालना है, जो घेरे हुए हिस्सा है ना यहाँ पर, उस क्षेत्रफल को निकालना है अपने को। तो यहाँ से केंद्र बिंदु है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है भाई, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके लिए भी 3 सेंटीमीटर का काम करेगा। तो ये जो केंद्र से केंद्र को मिलाते हैं, अगर स्पर्श बिंदु है, सभी वृत्त एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो जो चित्र बनेगा केंद्र से केंद्र को मिलाकर वो हमारा वर्ग बनता है, क्योंकि त्रिज्या से त्रिज्या मिले मतलब रेडियस बन जाएगा, समझो सॉरी अपना डायमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायमीटर। डायमीटर को क्या बोलेंगे हम, व्यास बन जाएगा, व्यास। तो व्यास बन जाएगा तो हमारा देखिए ये कितने सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बन गया, वर्ग बन गया, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, क्योंकि 3 इधर 3 इधर, 6 सेंटीमीटर वर्ग भुजा वाला वर्ग बन गया। हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे जी, अब यहाँ पर देखिए वर्ग में 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का चारों ओर से है, मतलब एक वृत्त है अंदर में और एक क्या है अपना वर्ग के अंदर में एक वृत्त है, मतलब हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा, एकदम आसान सा सवाल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल को घटाना, क्योंकि चारों तरह से क्या है वो वृत्त से हाफ 1/4 क्या है कटा हुआ है, तो 1/4 है चारों तरफ से, तो ये टोटल हो जाएगा अपना एक पूरा वृत्त बना लेगा। ओके जी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। भुजा का मान क्या निकल कर आया है 6 और त्रिज्या का मान क्या दे रखा है 3। 6 कैसे आया, दोनों त्रिज्या को मिलाएंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है जी। a का मान 6 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/, अच्छा पाई को बचा के रखा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल पाई को बचा के रखा है। r का मान हो जाएगा हमारा क्या 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 9 पाई, कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन हो जाएगा 4 माइनस पाई। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन में ऑप्शन ए पर है, 9 कोष्टक में 4 माइनस पाई। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बढ़िया सवाल था। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा फिर से एक आपका आयतन क्षेत्रफल से लिया गया सवाल है। बोल रहा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। मतलब एक हमारे पास कोई एरिया है जिसमें हमको 8 अनुपात क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ये लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि ये 8x है और ये 5x है। आगे बोल रहा है कि यदि लंबाई और चौड़ाई में 60 मीटर कम है, दोनों के मान में डिफरेंस है 60 मीटर का, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x बराबर 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। x बराबर 20 आया तो मेरा जो लंबाई है वो 20 × 160 और चौड़ाई जो है वो 20 × 100। यहाँ तक सवाल समझ में आया। मीटर में आएगा सब, क्योंकि मीटर में दे रखा है डाटा को। अब इसका वो पूछ रहा है परिमाप, तो इधर भी तो 160 होगा और इधर 100 होगा जी। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, सबको जोड़ दो।
तो परिमाप जो निकलेगा या तो आप फार्मूला का प्रयोग कर सकते हो, क्या 2l + b। तो 2l का वैल्यू कितना है 160 और b का वैल्यू कितना है चौड़ाई का 100। 160 और 100 360, 260 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52, 520 मीटर। देखिए ऑप्शन में 520 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर है। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल था। तो आइए साथियों अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए औसत से, एवरेज से लिया गया सवाल है। बोल रहा है कि ए और बी की औसत वजन 50 किलोग्राम है। तो ए और बी को जोड़ूंगा मैं तो 100 निकलेगा। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब मैं पदों का योग करूंगा तो औसत मल्टीप्लाई उसकी संख्या। औसत कितना है 50 और कितने हैं ए और बी मिलाकर 2 हैं, तो 50 दूनी 100। आगे बोलता है बी और सी का औसत 48, तो 48 दूनी क्या हो जाएगा 96। ए और सी दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा क्या निकल कर आएगा, ए और सी को जोड़ूंगा तो औसत वजन 52 है, मतलब ये हो जाएगा 104। तो बोल रहा है बताइए सबसे ज़्यादा वजन किसका है। तो ए और बी और सी का वजन निकालना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा किसका है। तो तीनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, तो 2 बार क्या मिला ए, 2 बार बी और 2 बार सी। तो सबके लिए 2 मैं कॉमन कर दिया और सबको जोड़ दिया तो मुझे मिला 300। तो ए बी सी को मैं अगर जोड़ता हूँ सबको तो मुझे मिलेगा आपका 150। तीनों का कुल वजन कितना है 150 है। तो यहाँ पर देखो इस समीकरण में a + b + c बराबर 150 में क्या होगा, अगर मैं a और b को घटाऊंगा तो मेरा क्या मिलेगा, c का वैल्यू आएगा, c का वैल्यू 150 माइनस का 100, मतलब c का वैल्यू आएगा 50। b का वैल्यू क्या आएगा 150 में कितना घटा दूंगा, अगर a और c को घटा दूंगा तो मेरा b का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब 104 को घटाऊंगा, वैल्यू क्या आ जाएगा जी हमारा 46। और c का a का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो मेरा a का वैल्यू क्या होगा 150 में फिर से कितना घट जाएगा, अगर a का वैल्यू निकालूंगा तो b और c को घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 96 माइनस, ये हो जाएगा कितना 54। अब ये बताइए b का वैल्यू ज़्यादा है कि a का कि c का। a का वैल्यू ज़्यादा ना ज़्यादा है, a कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन b पर लिखा है। तो इस तरह से ऑप्शन भी आपको क्या कर सकता है, भयभीत कर सकता है, डरना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, और मेरे ख्याल से लास्ट सवाल होगा, या तो इसके बाद एक और बचा होगा, देखते हैं जी, एक और बचा हुआ है, सेकंड लास्ट सवाल है हमारा। देखते हैं क्या है। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया। कितने लड़के थे, 8 लड़के थे। कितने किलोग्राम वाला गया, 56 किलोग्राम वाला गया। तो इसके समूह में औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का आया तो इसके वजन में कितने की वृद्धि हो गई, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। रिप्लेसमेंट मेथड है, मतलब इसमें संख्यात्मक मान में कमी नहीं आई है, मतलब एक गया है तो एक आया है, ठीक है। तो एक गया एक आया, तो फर्क क्या होगा, पुराने लड़के का भार पूछ रहा है, तो हमारा हम निकालते हैं कुछ ऐसा। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। पुराने लड़के का भार को पूछ रहा है, नया लड़के का भार कितना है 56, पुराने लड़के का x मान लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पर लगाऊंगा मैं प्लस, क्योंकि औसत में क्या हुई है वृद्धि, ये हो जाएगा 2.5 की वृद्धि हुई है। कितने पद हैं हमारे पास, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, सवाल तो बोला 8 लड़के ना, तो 8 को 2.5 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 25 × 200 मतलब 20 मिलेगा मुझे। ये हो जाएगा 56 माइनस, तो x बराबर क्या मिलेगा 36, मतलब जाने वाला जो पुराना लड़का था उसका वजन कितने किलोग्राम का है, 36 किलोग्राम का है। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपके कैसे सवाल है। तो देखिए आपका जन्म दर मृत्यु दर वाले सवाल हैं जो कि आपके सिलेबस में स्पेशली दिया गया है। आइए समझते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद जी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, ये बताइए। हमारे पास शहर की जनसंख्या कितनी है, शहर की जनसंख्या एट प्रेजेंट कितना है, शहर की जनसंख्या एट प्रेजेंट 1,25,000 इतने हैं। जन्म दर क्या दिया है, जन्म दर दे रखा है 12.7% और मृत्यु दर क्या दे रखा है आपको, मृत्यु दर दे रखा है 2.7%। इसका मतलब है मेरा जो वृद्धि आएगा वो क्या निकलेगा, 10% की वृद्धि निकलेगा, वो भी ईयरली। क्यों, क्योंकि 1 साल का डाटा दिया है, ये जो जन्म दर और मृत्यु दर है, यहाँ बोला है वार्षिक जन्म दर। 1 साल में 12.7% लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु दर कितने हैं 2.7%, 1 साल का है। तो 1 साल में देखा जाए वृद्धि कितने का हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। दोनों को डिफरेंस करेंगे तो मिल जाएगा, 10% की वृद्धि हो रहा है। 3 साल बाद पूछ रहा है कितना वृद्धि होगा, 3 साल बाद कितना वृद्धि होगा, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा उसको आप चेक करो, फिर कितना वृद्धि होगा देख लेंगे। तो देखिए
अपने को यहाँ चक्रवृद्धि वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? चक्रवृद्धि वाला। तो देखिए पहला साल में क्या होगा, 125,000 में 10% लगाऊंगा तो मेरा क्या निकलेगा, 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा कितना, 12,500। पहले साल 12,500 की वृद्धि हुई, दूसरे साल की बारी आई तो जो 12,500 है वो फिर से क्या हो गए, जनसंख्या दर और मृत्यु दर में शामिल हो गए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ ऐड कर दूंगा। CI निकालने का तरीका है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज से बनते हैं सारे सवाल जो जन्म दर मृत्यु दर वाले सवाल होते हैं, ठीक है। इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 5 7 3 1, मतलब 1,37,500। इसका फिर से सेकंड ईयर में क्या निकलेगा, 10% निकल जाएगा, तो 2 0 कट गया, मतलब सेकंड ईयर में देखा जाए तो 13,750। थर्ड ईयर के बारे में बात करूं क्योंकि 3 साल बाद बोल रहे हैं ना, तो थर्ड ईयर में क्या करूंगा मैं, फिर से अब इसको थर्ड ईयर के लिए फिर से मैं इसको इसके साथ इस मूलधन के साथ जोड़ दूंगा। तो क्या आएगा मेरा, 0 5 7 5 12 की 2, 3 और 7 10 10 और 1 11, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 1,51,250 हो जाएगा जी। क्लियर है। अब देखो इसका फिर से मैं क्या निकालूंगा, 10% निकालूंगा, क्योंकि 3 वर्ष दिया है ना, 2 0 फिर से कट गया, मेरा बचा 15125। तो हमारे पास टोटल देखा जाए तो वृद्धि कितनी की हुई, पहले साल 12,500, दूसरे साल 13,750, तीसरे साल 15,125, सबको जोड़ के आंसर दिया है। तो जोड़ देंगे, क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 5 आएगा, इकाई में 5, देखिए सभी की इकाई में 5 दे रखा है तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। आइए दूसरे अंक को देखते हैं, 0 5 2 7 आएगा, 5 और 7, देखो 2 ऑप्शन में 5 और 7 से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। तीसरे अंक को देखते हैं, 5 और 7 12, 12 और 1 13 की 3। अब देखो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आके 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल आया, फिर से 1 2 3 और हासिल आया करके 4, 41,375 हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि मतलब यहाँ पर CI को कॉन्सेप्ट को पूछा था कि CI कैसे निकालते हैं, तो हम CI निकालना कुछ ऐसे तरीके से सिखाते हैं, क्योंकि हम पावर क्यूब लगाना, पावर 4 लगाना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है, इसीलिए हम कुछ इस तरीके से CI निकालना आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये हमारे 30 सवाल जो है कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भेजते रहिए जितने ज़्यादा हो सके। वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ भेजिए, उसको भी समझ में आए कि भाई कैसे और किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।